से रेलेवेंट और कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं और कुछ एडवांस टॉपिक हैं, उस पर हम जा रहे हैं। तो नोटबुक 12 मैंने ओपन कर लिए, 13 जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पार्ट 2 के नाम से यहाँ पर मेंशन है, इसकी मैं नोटबुक ओपन कर रहा हूँ साथ साथ। नोटबुक हम जैसे ही ओपन करते हैं, हमें पहला टॉपिक मिलता है। आप लोग रीड करके बताएं ताकि मुझे पता लगे आपकी विजिबिलिटी क्लियर है इसको पढ़ने के लिए। पहला टॉपिक क्या है? क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। सही है। वेरिएबल्स की डेफिनेशन आपको क्या याद है? क्या थी वेरिएबल्स की डेफिनेशन? वेरिएबल की डेफिनेशन आपने बताई जहां हम डेटा स्टोर कराते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? गलत। कैसे? हम पाइथन पढ़ रहे हैं, अगर पहली क्लास होती थी शायद आपकी बात में मान लेता। अभी आपका जो स्टूडेंट जिस लेवल पर आप हैं और आप सारे यहाँ पर टॉप स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट में हेलुसिनेशन दिखाएं। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम आपसे, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट लेवल के कैंडिडेट्स में काउंट हो सकते हो अगर आप अपने आप को समझते हो। हम क्या बना रहे हैं? मेमोरी में रेफरेंस बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्बास हसन। अब्बास हसन की नहीं है तो मेमोरी में रेफरेंस बना रहे हैं। हमें पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? अभी मैंने क्या बात बोली? हमें पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन क्या है। क्या मतलब है मेरी बात का? क्या मतलब है मेरी बात का? कोई किसको समझ में आई है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है जो मैंने पूरी बात बोली है? हमें ये मालूम होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। जो मैंने अभी सवाल करा था उन्होंने जवाब दिया सही, तो उनके जवाब में मैंने उनको कमेंट करा है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमें ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। तो मेरे ये सवाल, ये तो मैंने कहा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसकी क्या मीनिंग है, किसको समझ में आए? हमें बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है उसके बैकग्राउंड पे क्या है। आपको इस टेबल से मेरी चेयर नज़र आ रही है, इस पर मैं बैठा हूँ, इस टेबल के दरमियान से, यहाँ से तो आएगी नज़र, वैसे आ रही है, लेकिन आपकी एब्स्ट्रैक्शन क्या आपको पता है? यहाँ चेयर रखी होगी, समझ रहे? अगर कोई गाड़ी चला रहा है और वो गाड़ी तेज जा रही है, एब्स्ट्रैक्शन है ना, उसने रेस्ट के ऊपर एक्सीलेटर दिया हुआ होगा। तो ये एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से आती है? जब आपको उसकी नॉलेज होती है, आपको उसके बारे में पता होता है। जो आपकी अपनी फील्ड होती है जिसमें आप सारा टाइम लगाते हैं, जिसमें आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, उस फील्ड की आपको एब्स्ट्रैक्शन पता होती है। सामने वाला एक चीज़ दिखाता है, आपको उसका पूरा बैकग्राउंड क्लियर होता है। तो आप अगर पाइथन के डेवलपर हैं और आप अपने आप को समझते हैं मैं अच्छा डेवलपर हूँ, तो हर चीज़ की एब्स्ट्रैक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फील होना चाहिए। फील मतलब अगर मैंने कोई नई चीज़ भी आपको दिखाई जो आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, जैसे आपको समझ में आया ये चीज़ ये काम करती है, उसके पीछे क्या हो रहा है आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए, तो हम आपको मान सकते हैं कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। क्योंकि पाइथन के अगर सिंटैक्स हम पढ़ने जाएँ तो आप एक टाइम पर इस लेवल पर आ जाएंगे, आप कहेंगे नेवर एंडिंग, चीज़ें तो खत्म ही नहीं हो रही हैं, कितनी चीज़ें पढ़ूँ, कितनी समझूँ, कितनी सीखूँ। तो जब मैं मार्केट में जाऊंगा, किसी इंडस्ट्री में काम करूंगा, कोई प्रोजेक्ट मेरे पास होगा, तो क्या ये सब पढ़ना जरूरी है? और अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो मेरा क्या होगा? तो उसका जवाब है कि आपको एब्स्ट्रैक्शन क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। कोई नई चीज़ भी आई, आप उसको सिर्फ देखोगे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आपको हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए जो कोर हो, तो इसका मतलब फ्यूचर के 100 टॉपिक आपको पहले से पता है, वो सिर्फ आपने देखने, रिव्यू करने और आपको पहले से मालूम है। तो यहाँ पर क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल्स की बात हो रही है। वेरिएबल मतलब हम कहीं पर डेटा स्टोर करा रहे हैं, उसका रेफरेंस रख रहे हैं। स्टैटिक मतलब क्या? फिक्स। कैसे फिक्स? ठीक है, और बताएं, ये बताएं जो फिक्स वैल्यू होती है ये स्टैक होती है या हीप होती है? कौन सी मेमोरी होती है? करें सर्चिंग करें, आपके पास इंटरनेट है ना? हीप डायनेमिक होती है, स्टैक जो है लॉन्ग टर्म होती है। ओके, अच्छा एक बात बताएं, फंक्शंस कितने लोगों को मालूम है कि फंक्शन है और इस तरह चलता है? एग्रीमेंट बताएं अपना, ठीक है, आप सबको फंक्शन मालूम है। फंक्शन रिटर्न करता है, रिटर्न में आपको क्या मिलता है? क्या वैल्यू होती है? अगर आपने फंक्शन में रिटर्न नहीं लगाया तो वैल्यू नहीं होती, कोई नन वैल्यू होती है।
और अगर आपने रिटर्न लगाया तो जो रिटर्न आपने लगाया वो वैल्यू होती है। तो मुझे बताएं वो वैल्यू कहाँ रखी होती है? आप बोलेंगे मेरे कंप्यूटर के अंदर रखी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी में रखी होती है। इतना जवाब मत दे। मेमोरी मतलब रैम। मेमोरी में भी किस कंपोनेंट में रखी होती है? कितने लोग कह रहे हैं कि फंक्शन जो रिटर्न करता है उसकी मेमोरी क्या बताया आप लोगों ने? स्टैक वाले कितने लोग कह रहे हैं स्टैक मेमोरी होती है? और कितने लोग कह रहे हैं स्टैक के अलावा जो दूसरी हीप मेमोरी है वो होती है? क्यों खामोश है? गिनती के 6 लोगों ने भी हाथ नहीं उठाया। 6, 8 और 2 मिला लो, बस 8 ही होंगे टोटल। मुझे ये बताएं एब्स्ट्रैक्शन क्यों नहीं पता आप लोग? आप लोग टॉप स्टूडेंट्स हैं? कितने लोग एग्री कर रहे हैं हम लोग टॉप स्टूडेंट्स हैं? और डिसएग्री वाले कितने? और न्यूट्रल पार्टी जो है वो? देखिए आप लोग अगर एनर्जी नहीं दिखाएंगे ना तो क्लास रेडिएटिंग नहीं होगी, आप लोग बोर होकर जाएंगे। मुझे दोबारा बताएं अगर आप लोग टॉप स्टूडेंट्स हैं तो पहला आपका काम क्या है? आपको एब्स्ट्रैक्शन पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है। हम यहाँ पर पूछते थे आपकी आसानी के लिए। इतनी तो एक लंबी कहानी बता दी। आंसर भी इसने सही नहीं दिया। रिकॉर्ड कर लो, नोट्स में बना लो, उसमें भेज दो। तो बोलो ना लिख दिया। आप लोग भी पूछें जैसे मैं पूछ रहा हूँ, तब तक अजान का भी ब्रेक मिल जाएगा। क्या है जवाब? अगर आपने कोई फंक्शन कॉल करा उसमें कोई रिटर्न आया, उसकी वैल्यू कहाँ सेव हो रही है? स्टैक में। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म वेरिएबल बनाया जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, उसकी वैल्यू कहाँ सेव हो रही है? अभी आपने कुछ और बताया था सवाल का जवाब थोड़ी देर पहले। मुझे ये बताएं, आप सबके पास ChatGPT है, गूगल है, एक्यूरेट आंसर मुझे चाहिए कि स्टैटिक वेरिएबल हीप में जाएगा या स्टैक में जाएगा या कहीं और जाएगा? सर्च करें ना। क्या बोला?
चलें, टॉपिक मिल गया, अजान भी हो गई, हम वापस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए इसलिए टॉपिक क्रिएट करा है, ये सिर्फ हेडिंग के अंदर ही पूरी दुनिया रखी है। हमारे पास अलग अलग डेटा होता है, जब मेमोरी में जाता है डेटा होता है हमारे पास, और हमारे पास हीप होती है, और उसके अलावा स्टैक होता है। स्टैक होने के बाद कोड होता है जिसमें सारा कोड जा रहा होता है हमारा, जो कोडिंग आप लिखते हैं ना, कोडिंग भी एक मेमोरी में डाली होती है। तो इसी तरह अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से रिजर्व होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी डायनेमिक अवेलेबल होती हैं। तो ये जस्ट मैंने टॉपिक आप लोगों को इसलिए कहा है ताकि आप में क्यूरियोसिटी आए थोड़ी सी चीज़ों के बैकग्राउंड पर जानने की। ये टॉपिक कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट करा है। ठीक है, अभी जो लोग सर्च कर रहे थे अपनी सर्चिंग बिल्कुल रोक दें, पॉज कर दें, वापस से स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाए। क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इसकी हमारी बात हो रही है। और नीचे लिखा है डिफरेंट बिटवीन क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल। कुछ यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, मेजर टॉपिक पे आते हैं। अगर सपोज करें मैं क्लास बनाता हूँ, यहाँ पर मैं कहीं पर भी आ जाता हूँ, कोई भी ओपन कर लेता हूँ, ये कोड लिख रहा हूँ। क्लास बनाई मैंने, क्लास का मैंने नाम रखा स्टूडेंट या बैंक अकाउंट रख देता। ठीक है, क्लास का कीवर्ड्स क्या होंगे आगे के? सबसे पहले आपने कहा मुझे क्या बनाना होगा? कंस्ट्रक्टर, जो क्लास को कंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब क्रिएट करेगा, और क्लास को लोगी तो ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास बनेगा। कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है। एक बार रिपीट करें, कब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? इंस्टेंस मतलब उसकी प्रोडक्ट, उसका ऑब्जेक्ट। नहीं, जब हमारी क्लास चलेगी ना कंस्ट्रक्टर चलेगा। न्यू तो कॉल होता है, लेकिन जब हमारी क्लास चलेगी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि हमारे पास वो रिटर्न में ऑब्जेक्ट दे रहा होता है। बता देता हूँ। अब हम यहाँ पे आए, कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। अब कोई भी यहाँ पर मेरे पास डेटा है। डेटा क्या हो सकता है बैंक अकाउंट के पर्सपेक्टिव से? अकाउंट नंबर हो सकता है, सेल्फ भी जरूरी है अगर हम पैरामीटर ले रहे। सेल्फ हो गया। अकाउंट नंबर मुझे कहाँ से मंगवाना चाहिए? यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ इस तरीके से, वैसे अकाउंट नंबर स्ट्रिंग में होना चाहिए। ऐसे काफ़ी है, हमें डायनेमिक मंगाना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले चले हमने स्टैटिक लिख दिया। ये जो वेरिएबल है जो आपने यहाँ पर लिखा है एज अ प्रॉपर्टी अकाउंट नंबर, ये किसके एक्सेस में? क्लास के एक्सेस में। कितने लोग डिसएग्री करेंगे? नहीं, क्लास के एक्सेस में नहीं है। किसके एक्सेस में है? क्लास से जो इंस्टेंस क्रिएट होगा उसके एक्सेस में होगा ये। क्लास के बाद एज अ ब्लूप्रिंट के तौर पर ही मौजूद है कि जब उससे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये इंस्टेंस है। ऐसा ही है। क्लास का ब्लूप्रिंट हम कैसे बनाते हैं? मैंने कहा मीन अकाउंट। क्या करेंगे? क्या ये जो कॉलर है ये वही वाला कॉलर है जो फंक्शन कॉल होता है? डिसएग्री कौन कर रहा है? नहीं, ये वो कॉलर नहीं है। और एग्री कौन कर रहा है? चलें और स्टेप आगे आते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल 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 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉल करना ही। हम इसको बोलेंगे इंस्टेंस क्रिएशन। क्या बोलेंगे? क्योंकि इंस्टेंस बना रही है तो इंस्टेंस क्रिएट कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे इंस्टेंस बना रही है, तो इंस्टेंस क्रिएशन हम बोल सकते हैं, इंस्टेंस क्रिएटिंग बोल सकते हैं। अगर आसान जबान यूज करनी है तो कॉलिंग बोल सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज करेगी। वो फिर ऐसा लगेगा कि जैसे फंक्शन कॉल होता है वो वाला कॉलर है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। तो हम इतनी एक्यूरेट नेम यूज़ कर सकते हैं। कॉलर कॉलिंग बोलना बुरा नहीं है, क्योंकि चीज़ तो कॉल ही हो रही है ना एट टाइम, लेकिन कॉन्सेप्ट खराब करेगी वो हमारा समझने का, तो हम उसका सेंसेशन बोलेंगे। वो तो इस कंस्ट्रक्टर को जा रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंट आ गया, अमीन अकाउंट। यहाँ मैंने प्रिंट बना लिया।
अमीन अकाउंट के पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं? अकाउंट नंबर अमीन अकाउंट के पास है या बैंक अकाउंट के पास है? सबका जवाब चाहिए मुझे। कितने लोग ये कह रहे हैं अमीन अकाउंट के पास अकाउंट नंबर है? बैंक अकाउंट के बाद और कितने लोग ये कह रहे हैं ये अकाउंट नंबर जो है ये बैंक अकाउंट के पास है? दोनों के पास है ना? आपने कहा दोनों के पास, चले। उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं दोनों के पास है, मतलब ये अकाउंट नंबर इस क्लास के डायरेक्ट एक्सेस में भी है, उसके पास भी है, और अमीन अकाउंट के पास भी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, डॉट अकाउंट नंबर लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा? अकाउंट नंबर आ जाएगा। चल जाएगा या एरर आ जाएगा? किसने कहा था एरर आएगा? एरर वाले करें ना, हिंडस क्या बुराई है? क्या रीजन है, क्या एरर आएगा? क्या नहीं दिया? ठीक है, सवाल रिपीट कर देता हूँ मैं। हमने सेल्फ का रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करा तो एरर आएगा, यही सवाल है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं एरर आएगा? और डिसएग्री वाले कितने? वो जो न्यूट्रल है उनका क्या करें? अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं तो आपने पार्टिसिपेट करना चाहिए, अदरवाइज आप क्लास में क्यों बैठे हुए हैं? और पार्टिसिपेट करने की रीज़न ये होती है ताकि आप लोग एक्टिव रहें। मुझे ज़रूरत नहीं आप लोगों के अंडरस्टैंड कराने की, आप लोग एक्टिव रहें। कितने लोग अभी डिसएग्री कर रहे हैं कि एरर नहीं आएगा? आएगा। एरर नहीं आएगा, इससे डिसएग्री कर रहे हैं। एरर आएगा। आएगा क्या है, आएगा कभी आएगा। वाले लोग अंडरस्टैंड करते हैं, कभी वाले करते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं एरर नहीं आएगा? मैंने देख लिया कुछ लोगों का सिस्टम 3 सेकंड लेट है, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। आएगा आएगा। क्या है एरर? सेल्फ डॉट लिखना बना नहीं, इंस्टांस मेथड है एरर। वो तो कहना अकाउंट नंबर के नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। तो सर दिया नहीं है ना आपने। सही था, हम तो हो गया भाई, कंफ्यूज हो गए? नहीं भाई, ठीक है। अकेली एक क्लास में एक खातून ने सवाल रेस करा था, एक खातून ने, तो बाकी सबने थोड़ी देर बाद कॉपी करना शुरू करा, लेकिन वो भी काफ़ी टाइम बाद। क्या नाम है आपका? राबिया सुहेल। राबिया सुहेल के नहीं प्लीज। कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोग कहाँ पे डिस्टर्ब हुए? आप लोग एक सवाल से डिस्टर्ब हुए। मैंने आप लोगों से सवाल कराया है, ये जो वेरिएबल है किसके एक्सेस में है? आपने कहा ये वेरिएबल क्लास के एक्सेस में भी है और ये वेरिएबल क्लास के इंस्टेंस के एक्सेस में भी है। वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बना क्लास का इंस्टेंस और क्लास इटसेल्फ, मतलब क्लास खुद और क्लास का इंस्टेंस। तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ इग्नोर करी? इसका सेल्फ इग्नोर कर दिया। तो कॉन्सेप्चुअली हमें क्या बात समझ में आती है कि ये जो अकाउंट नंबर है ये किसके एक्सेस में? किसके एक्सेस में? सेल्फ। अभी सेल्फ कौन है इस वक्त? अमीन अकाउंट। तो जो सेल्फ है उसके एक्सेस में, इस वक्त सेल्फ अमीन अकाउंट है तो अमीन अकाउंट के एक्सेस। ठीक है, अगर किसी ने जो जवाब दिया था कि ये क्लास के एक्सेस में भी, उसकी बात मान लें, यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दूँ विदाउट क्लास को इंस्टेंशिएट करे, तो आपकी अगर बात माने तो इसको इस तरीके से एक्सेस होना चाहिए, अगर आपकी बात को माने। क्योंकि इस वेरिएबल का डायरेक्ट एक्सेस अगर क्लास के पास है, क्लास उसको इस्तेमाल कर सकती है, क्लास ने अपने नहीं बनाया है, तो ये ऐसे एक्सेस होना चाहिए। एग्री डिसएग्री? मेरा सवाल समझे। अगर ये बात सही है कि अकाउंट नंबर क्लास का वेरिएबल है, अगर ये बात सही है, अभी ये नहीं समझते कोड में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो ये इस तरीके से एक्सेस होना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? और कितने लोग डिसएग्री करते हैं? क्या रीजन है डिसएग्री करने का, आप बताएं। मैंने बताया कोड नहीं देखना है, अभी मेरी बात समझनी है।
जो मैंने कोड हाईलाइट करा हुआ अभी, अगर बात ये सही है, अगर ये बात सही है कि ये वेरिएबल क्लास का वेरिएबल है, मतलब क्लास के पास है, क्लास आपके ऑनरशिप इसके पास है, अगर ये बात सही है, अभी मैं कह रहा हूँ सही है ये बात, सपोज करें, तो बिल्कुल इसी तरह कॉल होगा, कॉलिंग सही करिए। लेकिन एक्चुअली में अगर हम कोड देखें तो क्या ये बात सही है कि ये वेरिएबल क्लास के पास है? ये वेरिएबल किसके पास है? सेल्फ कौन है जिसने इंस्टेंस क्रिएट करा? अभी मैं चलाऊंगा, एरर नहीं आएगा। कितने लोग कहते हैं? वो है ना, अब मैं चला दूंगा बगैर पूछे। अब इस बार आपका सवाल कर, पिछली बार तुक्का था या लॉजिक थी? चलें कोई बात नहीं। अब सपोज करें, सपोज कर लेते हैं मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ अकाउंट नंबर। अब एक्सेस हो जाएगा क्योंकि क्लास वेरिएबल हो गया। जी अब एरर अब मुझे बताएं, नहीं आएगा, एरर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, एरर वाले नहीं। अरे बड़ा हैंडल्स कर लेना, क्या टेंशन थोड़ी है, कोई सजा थोड़ी मिलेगी। सही है। कितने लोग कहते हैं 5644 जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है समथिंग वो प्रिंट होगा? नहीं नहीं, नो नो। कितने लोग कहते हैं एबीसी प्रिंट होगा? एबीसी प्रिंट हो गया। तो एक बात बताएं, एक ही नाम के दो वेरिएबल क्या कर रहे हैं? क्लास वेरिएबल है। अगर मेमोरी में ये दोनों वेरिएबल एक ही फाइल के नाम से गए और उसमें ये मेंशन है कि ये बैंक अकाउंट के अंदर है, तो एक बैंक अकाउंट में दो वेरिएबल हो सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल करा था, स्टैक और हीप। कौन वो सवाल करा था? उस सवाल का जवाब में ये वाले सवाल का जवाब आपको डिटेल में मिल जाएगा अगर आप उसके एब्स्ट्रैक्शन में जाना चाहते हैं। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन में नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। हमें ये पता लगता है ये जो इनिट है, इस इनिट का एक स्कोप है। स्कोप मतलब इसके पास क्या है? मेमोरी का एक अलग स्कोप है और ये उसमें अपना डेटा रेफरेंस कर सकता है। तो इसका रेफरेंस पाथ इसके पास अपना एक्सेस था, तो उसने क्या करा? अकाउंट नंबर बनाकर रख लिया। लेकिन जब हमने क्लास लेवल पे अकाउंट नंबर बनाया तो इसका स्कोप किसके पास है? इस क्लास के पास है, जब तक ये क्लास जिंदा है, जब तक ये वेरिएबल है। लेकिन इसका स्कोप जो है क्लास के पास नहीं है। जैसे कोई इस क्लास से इंस्टेंस बनाएगा उसके पास ये वेरिएबल शिफ्ट हो जाएगा और जैसे कोई नहीं बनाएगा तो नहीं जाएगा। तो दोनों की मेमोरी अलग अलग रेफरेंस से एलोकेट हो रही है। ये वाली बात तो हमारी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल। अब अकाउंट नंबर जो है इसको हम क्या बोलेंगे? किसका वेरिएबल है ये? इंस्टेंस का वेरिएबल और क्लास का वेरिएबल? क्लास का वेरिएबल है। वापस आते हैं, यहाँ पर जो पूरी कहानी लिखी हुई वो ये लिखी हुई। स्टैक में कौन सा जाएगा? हीप में। ये तो आप लोगों के लिए सवाल था ना। स्टैक में लॉन्ग टर्म रहेगा, हीप में शॉर्ट टर्म रहेगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, मैं बता रहा हूँ, और उस फंक्शन के रिटर्न में हमारे पास कोई टेम्परेरी वैल्यू डाली है, तो वो टेम्परेरी वैल्यू कहाँ जाएगी? स्टैक में जाएगी, हीप में जाएगी? तो आपके बराबर तो हीप और पार्टी चेंज कर दी। चलें, ये टॉपिक अभी आप लोगों पर रहने देते हैं। ये मैंने सिर्फ क्यूरियोसिटी ऐड करने के लिए करा था, सही है। और सवाल का जवाब वहाँ पर यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो हमारे पास हीप में जाता है वो टेम्परेरी वाला जाता है। एक मिनट, टेम्परेरी वैल्यू स्टोर इन हीप नॉट यूजुअली, यूजुअली नहीं कह रहे, मतलब डिपेंड ऑन है। समटाइम जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, क्लास लेवल का वेरिएबल होता है, वो हमारे पास हीप में जा रहा होता है, क्लास लेवल का। सी का स्ट्रक पढ़े तो वो रखेगा तो उसको हमारे पास स्टैक में ही, लेकिन डिपेंड करता है। ये टॉपिक कंफ्यूजिंग रहेगा जब तक आप इसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं देख सकते, देख लेते। अभी हमारे पास क्या टॉपिक है? क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? अब क्या करना है? दूसरा काम ओवरराइड करना है।
मुझे ये बताएं, ये जो स्ट्रिंग और इंटीजर्स होते हैं, ये म्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं? इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंज होने वाला, इम्यूटेबल मतलब चेंज ना होने वाला। अभी मैं आधी बात कर रहा हूँ, पूरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो कितने लोग ये कह रहे हैं जो स्ट्रिंग इंटीजर होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकता उसको कोई? तो इसका मतलब आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, इस पर अभी बात करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पर आए, हमने कहा कुछ चेंज करते हैं। चेंज हमने क्या करा, हमने कहा बैंक अकाउंट क्या कर देते हैं, XYZ कर देते हैं और दोबारा से इसको प्रिंट करते हैं। पहली बारी में तो ABC प्रिंट होगा, दूसरी बारी में क्या प्रिंट होगा, XYZ हो गया। एक काम और करते हैं, हम इस बैंक अकाउंट का एक इंस्टेंस बनाते हैं। किस नाम से बनाना चाहिए हमें? हमने कहा आपका नाम क्या है? उज़ैर, H यही है? नहीं, सही नहीं लिखा ना, यही है, ठीक है। अब उज़ैर की टाइप क्या होगी? क्या? मुझे जिसको आंसर नहीं पता वो जवाब नहीं देगा, जिसको आंसर पता है वो जवाब देगा। उज़ैर की टाइप क्या होगी? इस उज़ैर की टाइप क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगा। कितने लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग होगी? हैंड रेस करके बताएं। कितने लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग के अलावा दूसरी है? क्या है वो? ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास? ये है बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इस उज़ैर के पास क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? कौन सा वाला सेल्फ अकाउंट है? ये वाला और नीचे वाला? नीचे वाला सेल्फ अकाउंट है। उज़ैर डॉट अकाउंट नंबर। पहले नंबर पे तो हमें पता है ABC प्रिंट होगा, दूसरे नंबर पे XYZ और तीसरे नंबर पे जो एक्चुअल नंबर है अकाउंट का वाला। क्या ऐसा हुआ? यस सर। बिल्कुल ऐसा हुआ। अगर मुझे इस वेरिएबल को ओवरराइट करना है तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, अब क्या होगा? ओवरराइट हुआ, यस सर। दोनों जबरदस्त चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं थोड़ी देर के लिए काम करता हूं, यहां से क्या हटा देता हूं, अकाउंट नंबर डाल देता हूं। अब मुझे बताएं क्या होना चाहिए यहां पर, 1 बाय 1 बताएंगे। यहां क्या प्रिंट होगा? ये मैं क्या एक्सेस कर रहा हूं? बैंक अकाउंट की क्लास ABC होगा। यहां क्या प्रिंट होगा? XYZ होगा। यहां क्या प्रिंट होगा? एरर वाले प्लीज हैंड रेस करें। एरर के अलावा क्या हो सकता है? तो दूसरे वाले कितने लोग कह रहे हैं यहां पर ABC आया? आप कह रहे हैं, आपका नाम? डिफॉल्ट वेरिएबल है। तो मैडम तैयाबा के अकॉर्डिंग ABC आएगा। कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पर XYZ आएगा? आपका नाम ब्रदर? XYZ आएगा डिफॉल्ट के वेरिएबल। अकॉर्डिंग XYZ आएगा। तो यहाँ पर या तो ABC आएगा, या तो XYZ आएगा, या तो एरर आएगा। एरर वाले बहुत ज़्यादा थे, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करें? अच्छा यहाँ पर भी आ जाते हैं, इसको अभी मिटा देते हैं, अभी सिर्फ एक एक की बात करते हैं। एरर वाले दोबारा हैंड रेस करें प्लीज, हैंड रेस। एरर वाले अपनी शक्ल दिखा के रखें, हैंड रेस रखें, नीचे नहीं करना हाथ। ये क्या हो? डिफॉल्ट वेरिएबल की वजह से। सपोज करें अगर आपने कहा ये जो स्टेंस जब क्रिएट हुआ है, ये स्टेंस जब क्रिएट हुआ, इसने क्या करा? इसने क्लास के वेरिएबल को भी अपने पास रेफरेंस बना लिया। सपोज कर लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। अब यही लॉजिकली तो यही बात समझ में आ रही है। फिर जब स्टेंस क्रिएट हुआ, इसने क्या करा? क्लास के वेरिएबल को भी अपने पास रेफरेंस बना लिया।
अगर उसके पास सेम नाम का वेरिएबल नहीं था, अगर उसके पास था तो नहीं बनाएगा, उसके पास तो स्कोप ही नहीं है, अगर स्कोप होगा तो बनाएगा। ये लॉजिक तो क्लियर है। अब मुझे ये बताएं, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू इसलिए एक्सेस होगी क्योंकि जब इसका इंस्टेंस क्रिएट हुआ इस लाइन में तो उसने क्लास के वेरिएबल्स को अपने पास बुला लिया। अगर ये तो एक्स वाई जी है, यहाँ से मैं उसको उठा लूँ और इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद ले जाऊँ तो अब क्या आएगा? चलो अभी तो क्लियर है, एबीसी आएगा। और इस प्रिंट को मैं दोबारा से यहाँ पे नीचे करवाऊँ। नोट करें इस प्रिंट में मैंने क्या प्रिंट लिखा है, इंस्टेंस को प्रिंट करवाया है वेरिएबल को या क्लास के वेरिएबल को प्रिंट करवाया? तो मुझे पता है इस बार ये एरर होगा, एबीसी होगा, एक्सपायरेट होगा। एरर वाला तो होपफुली कोई नहीं है आप में से। एबीसी वाले कितने हैं? अगर हम लॉजिकली कुछ भी सोचें, आपकी बात मान लें कि जब ये क्रिएट हुआ था तो इसने उस टाइम पर रेफरेंस बनाया, तो अगर क्रिएशन टाइम पर इसने रेफरेंस बनाया तो यहाँ पर तो हमारे पास एबीसी आया, लेकिन बाद में क्लास ने अपना नाम चेंज कर दिया, मतलब अपनी वैल्यू चेंज कर दी वेरिएबल की, तो फिर यहाँ तो एक्स वाई जी समझ में आता है क्योंकि हम क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम इंस्टेंस की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्स वाई जी वाले कितने प्लीज हैंड? एबीसी वाले कितने? आप क्लासेस वाले भाई, नाम क्या आपका? मोहम्मद शहाबुद्दीन भाई, आपने क्या कहा है? एक्स वाई जी आया। एबीसी वालों पे एंड्रेस करा था। एबीसी वाले कितने? आपका नाम क्या है? सबसे कॉर्नर पे बैठा आपने एंड्रेस करा जी, आप ही से बात। मेहदी, क्या नाम बताया? अशारिफ भाई ने क्या है, क्या आएगा? एबीसी आया। तो एबीसी वाले प्लीज एंड्रेस करें दोबारा से ताकि मैं इसकी शक्ल देखूं। एंड्रेस रखें, क्या है? एक्स वाई जी आया। इसका मतलब क्लास का रेफरेंस बना है लेकिन रेफरेंस जो है वो कॉपी नहीं हुआ है, मतलब सेपरेट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो इंस्टेंस है ये अभी भी क्लास के वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल कर रहा है, क्योंकि जब हमने क्लास में वेरिएबल बनाया और उसको कॉल करा तो वो तो चला, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई। जब उस क्लास के वेरिएबल को ओवरराइड करा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब हमने इंस्टेंस के वेरिएबल को एक्सेस करा तो हमें पता लगा कि जब क्लास के वेरिएबल ओवरराइड हुआ तो उसके साथ क्या ओवरराइड हो गया? इंस्टेंस का वेरिएबल ओवरराइड नहीं हुआ, इंस्टेंस सेम वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। समझ रहे? यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ? उज़ैर बैंक अकाउंट क्या एक्सेस कर रहा है? उज़ैर बैंक अकाउंट एबीसी को। मैं ये कह रहा हूँ उज़ैर बैंक अकाउंट जो है उसने क्या करा? उसने कर दिया चेंज, कुछ भी चेंज बंद कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या प्रिंट हो? मैंने कहा है क्लास, मतलब बैंक अकाउंट के अकाउंट नंबर में क्या लगता? कितने लोग कह रहे हैं कि एक्स वाई जी आएगा? एक्स वाई जी वाले कितने लोग कह रहे हैं चेंज आएगा? चेंज वाले, चेंज वन वाले कितने? देखिए खामोश नहीं रहना, मैं दोबारा पूछूंगा सवाल। कितने लोग कह रहे हैं एक्स वाई जी आएगा? कितने लोग कह रहे हैं चेंज बनाएगा? बाकी खामोश क्यों बैठे हैं? अगर आप एक छोटा सा कोड लिखकर अपनी राय पेश नहीं कर सकते तो आप क्या कर रहे हैं 1.5 साल से इस कोर्स में? छोटा सा कोर्स है, आपके पास क्यों इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपना कमेंट पास कर दें, जबकि कोई इसमें सजा नहीं होने वाली किसी को? मुझे ये बताएं कि दोबारा से पूछ रहा हूँ, कितने लोग कह रहे हैं कि प्रिंट में मैंने क्या लिखा है? प्रिंट में मैंने लिखा है बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूँ क्लास का प्रॉपर्टी चाहिए, क्लास के वेरिएबल एक्सेस करना है। और यहाँ पर मैंने क्या करा? इंस्टेंस के वेरिएबल को ओवरराइड करा। मैं कह रहा हूँ इंस्टेंस के वेरिएबल को ओवरराइड कर दो। और थोड़ी देर पहले
हमने क्लास बनाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, स्टेज का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके बाद हमने ये मेक श्योर करा क्लास का वेरिएबल जब क्लास के नाम से कॉल करा तो कॉल हुआ, क्लास का वेरिएबल स्टेज के नाम से कॉल करा तो कॉल हुआ। इस क्लास वेरिएबल को ओवरराइड करा मतलब अपडेट करवाया तो क्लास का वेरिएबल अपडेट हुआ जब हमने उसको क्लास से कॉल करा, और जब हमने उसको स्टेज से कॉल करा तो हमें अपडेट हुआ मिला, इसका मतलब वो रेफरेंस क्लास से बना है। इस बार हमने कुछ नया करा, हमने कहा स्टेज के वेरिएबल को चेंज कर दो, वैल्यू को बदल दो, और नीचे आकर मैं पूछ रहा हूँ कि क्लास का अकाउंट नंबर क्या होगा, मतलब क्लास का वेरिएबल क्या होगा। कितने लोग अभी बोलते हैं, सपोज कर लेते चले आपकी बात मान लेते हैं, XYZ वाले कितने लोग कह रहे हैं चेंज वाले 100 रखें। इसका मतलब आपने जाकर मेमोरीज पढ़नी पड़ेंगे, मेमोरी में चीजें कैसे जाती हैं। चलें सपोज करें, इसका मैं जवाब बता रहा हूँ, इसका जवाब आधा बताऊंगा पूरा नहीं। इसने क्लास वेरिएबल को चेंज नहीं करा, ये जवाब है। अब नीचे आए, नीचे आके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या प्रिंट हो, कितने लोग कहते हैं चले चेंज 1 होगा, कितने लोग कह रहे हैं XYZ होगा। आपका नाम अस्फा क्या आता है, रिजवान अहमद। रिजवान अहमद कह रहे हैं XYZ होगा, और चला के देखते ये क्या होगा। क्लास वेरिएबल एक्सेस कर लिया आपने, मेमोरी अपडेट हो गई, क्लास वेरिएबल अपडेट हो गया सर। यार लाइट्स हमारी ऑफ हो सकती हैं, ये वाली और ये वाली, इन लोगों को नजर में मसला हो रहा है, चलिए वो तो देख लेंगे। इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली क्लास वेरिएबल जब बना तो स्टेज ने क्या करा, क्लास वेरिएबल को रेफरेंस करा, अगर उसको कॉल करा गया। क्लास वेरिएबल ओवरराइड हुआ तो स्टेज चूंकि क्लास वेरिएबल को कॉल कर रहा था, क्लास वेरिएबल का रेफरेंस पास कर रहा था, तो उसमें सेम वेरिएबल किया जो भी इसमें रखा हुआ। डेटा चेंज आ रहा है तो हाँ, अगर डेटा चेंज आ रहा है तो आपकी बात जो आपने बोली है बाय डिफॉल्ट वही होगी। मैंने कहा ना एब्स्ट्रैक्शन हमें क्लियर नहीं चाहिए, हमें पता है जाहिर है अगर डेटा चेंज आ रहा है तो आइडिया अलग होगा, पॉसिबल नहीं है सेम आइडिया। सही है। आप मुझे ये बताएं हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये बनता है क्लास का जब वेरिएबल बना, क्लास के वेरिएबल जब बना तो उसके पास उसका रेफरेंस था। जब स्टेज बना तो स्टेज ने क्लास के वेरिएबल का रेफरेंस उठाया। जब क्लास के वेरिएबल को अपडेट करा तो स्टेज ने सेम वेरिएबल उठाया तो उसका जो भी अपडेटेड वैल्यू थी वो आई। जब हमने स्टेज के वेरिएबल को ओवरराइड करा तो उसने क्या करा, अपने पास नया रेफरेंस बना लिया, क्योंकि उसके पास ये पावर नहीं है कि वो ग्लोबल क्लास के वेरिएबल जाके ओवरराइड करे, उसके पास ये पावर नहीं है। तो इसीलिए उसने नया रेफरेंस बना लिया और नया रेफरेंस को प्रिंट कर दिया। इसका एक और जवाब आता है, अगर यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर के बजाय फ़ोन नंबर लिख दूँ तो मुझे ये बताएं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर कितने लोग कहते हैं एरर आएगा, एरर वाले कितने, कोड कोड से देख लो, मुझे फ़ोन नंबर चेंज 1, कितने लोग कहते हैं एरर आएगा, कितने लोग कहते हैं चेंज 1 आएगा, चेंज 1 आ गया। इसका मतलब अगर स्टेज में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज वो उसको जाके ऐड कर रही है, तो यही गेम यहाँ पर हुआ है जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था। वो क्या हुआ है, क्योंकि उसके बाद उसका स्टेक खाली था, उसके स्टेक में इस नाम से कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसने नया बना लिया। समझ रहे?
उसने ये मैटर ही नहीं करता कि ऊपर बना हुआ है। वेरिएबल का स्कोप टॉप टू बॉटम चलता है। पेरेंट्स के पास ग्लोबल लेवल पे कोई वेरिएबल है, वो सारे चाइल्ड के पास आ जाएगा, सही है। क्लास के लेवल पे कॉन्टेक्स्ट होता है, वो बात अलग है, उसका भी हम नहीं डालते। अगर क्लास बन जाती है ना तो क्लास के अंदर की बात हो रही है, फिर क्लास के अंदर की बात हो रही है। लेकिन अगर आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल है, क्या वो फंक्शन में एक्सेसिबल होता है? होता है। लेकिन अगर फंक्शन में सेम नाम का वेरिएबल बना लें तो बाहर वाला एक्सेसिबल होता है या अंदर वाला होता है? अंदर वाला। क्योंकि उसके पास उसका रेफरेंस खाली होता है तो वो बना सकता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर वही वाला गेम हुआ है। अगर आप जाकर मेमोरीज पढ़ेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब वहां से बड़ा क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन ओपन हो जाएगी, हो गई, समझ रहे हैं? अब अगेन आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग चीजों की एब्स्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। जो बात समझ में आ गई वो बात वैसी है, उसका पीछे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिपीट कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और जितनी भी थ्योरी लिखी हुई ये हम सब पढ़ चुके हैं अभी अपनी बातों में, सही है। कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, एक बार आपको मेरे साथ ये वर्ड रिपीट करना होगा, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। पीछे वाले अभी भी खामोश है, दोबारा बताएं, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, ठीक है। ये क्या है? रिलेशन। रिलेशन हमारे पास नॉर्मली क्या हो सकता है? सपोज करें कार का इंजन के साथ रिलेशन, सपोज करें एक एम्प्लॉय का अपने, या तो मीन हो सकता है एक कंपनी का अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन। दो टाइप के रिलेशन हमारी लाइफ में हो सकते हैं। कार के साथ जो इंजन का रिलेशन है उसका लेवल क्या है? स्ट्रॉन्ग रिलेशन। इसका मतलब क्या? अगर कार डिस्ट्रॉय, इंजन रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं। इसका मतलब वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग, कंपोजिट हुआ। कंपोजिट मतलब साथ जुड़ा हुआ। इंजन जो है वो कार में रखा हुआ, उसके साथ कंपोजिट है, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसका मतलब अगर मैं कार में कहूंगा रन, तो एक्चुअली में रन क्या होगा? इंजन। नॉर्मली अगर मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास इंजन की, दूसरी क्लास कौन सी है आप लोग बताएं? कार की। तो मुझे ये बताएं, अगर मुझे इंजन वाली चीजें कार में चाहिए होंगी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा? इनहेरिटेंस क्या होता है कि पेरेंट की चीजें चाइल्ड के पास आ जाना। लेकिन इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट चाइल्ड होता है। क्या इंजन कार का पेरेंट है? क्या इस कार में लगा हुआ स्टीयरिंग कार का पेरेंट है? लेकिन क्या कार को वो चाहिए? क्या कार को स्टीयरिंग चाहिए? क्या कार को इंजन चाहिए? इसका मतलब रिलेशन चाहिए, लेकिन कौन सा चाहिए? पेरेंट वाला नहीं चाहिए, रिलेशन चाहिए कौन सा? यहाँ पर अगर किसी की ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा रिलेशन चाहिए? और अगर आप अपने पेरेंट्स के मतलब चिल्ड्रन है तो आपका हैजा वाला रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है? इस आगे रिलेशन ना। लेकिन हैजा का रिलेशनशिप क्या कहते हैं? ठीक है, जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग हो, हैजा एग्रीगेशन भी हो सकता है। हैजा का तो मतलब कुछ और जा रहा है ना। स्ट्रॉन्ग तो हमने कहा ना कि कार के अंदर इंजन है तो स्ट्रॉन्ग है, कार खत्म इंजन भी खत्म। कार को स्टार्ट बोलेंगे तो इंजन भी स्टार्ट होगा, ये हैजा में आ गया, सही है। मैंने कहा कार स्टार्ट, एक्चुअली में क्या स्टार्ट हो रहा है? लेकिन हमने क्या नहीं करी? इनहेरिटेंस नहीं करी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है? इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है कि कार के पास एक जगह है इंजन की, और उस जगह पर क्या कॉल हो रहा है? इंजन का इंस्टेंस बन रहा है, समझ रहे? इसका मतलब और आसान जबान में कहें तो मैंने कोई वेरिएबल बनाना है, मतलब कोई प्रॉपर्टी बनानी है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या हो रहा होगा? इंस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा। नॉर्मली हम किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, हम क्या करते हैं? क्लास के बाहर क्लास बनाई, उसका इंस्टेंस का कॉल करा, उसके बाहर कॉल करा। मुझे ये बताएं कि ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फंक्शन बनाया था बैंक अकाउंट का,
इसको मैं सबको मिटा देता हूँ और इसको भी हम इनिट में लेके चलेंगे। क्या बात है, सबको मिटा दें। बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस रखा हुआ है। मुझे ये बताएं, सपोज करें बैलेंस के बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए? अकाउंट का रिलेशन किससे हो सकता है? अकाउंट होल्डर से। सपोज कर लेते हैं अकाउंट का रिलेशन बैलेंस से, यूजर से। बिल्कुल सही बताया, तो यूजर से नेम आ गया, रोल आ गया, सही है। अब मुझे ये बताएं, क्या मैं बैंक अकाउंट के अंदर इस यूजर को इनहेरिटेंस कराऊंगा? कभी भी नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। अब मैं ये चाहता हूं यहाँ पर यूजर चाहिए, क्या करें? क्या मैं इस यूजर को यहाँ पर कॉल कर सकता हूं? ये जो हुआ है, क्या बैंक अकाउंट के पास रिलेशन है यूजर के साथ? यस। क्या ये इनहेरिटेंस है? नो। ये कौन सा रिलेशन है? कंपोजिट। कंपोजिट रिलेशन है। ये रिलेशन है लेकिन ये कंपोजिट है। अगर बैंक अकाउंट डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या ये यूजर बचेगा? नो। आप लोगों को इस वक्त थिंकिंग करनी है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अभी हम बात करें बैंक अकाउंट की। उस बैंक अकाउंट के अंदर एक यूजर आया, उस यूजर का एक रिलेशन है। मुझे ये बताएं, यूजर का नाम क्या है? क्या ये अमीन है? नो। क्या ये अमीन है? सवाल का जवाब मिला। तो क्या बैंक अकाउंट के साथ यूजर डिस्ट्रॉय होगा या नहीं? होगा। क्या मैं डिस्ट्रॉय में यूजर की क्लास की बात कर रहा हूँ या यूजर के स्टेज की बात कर रहा हूँ? यूजर के इंस्टेंस। अगर हम इस टॉपिक पे आते हैं और इस टॉपिक में कोड पे आ जाते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपोजिट हो रहा है। तो ये हमने क्या करा है? कंपोजिट करा है हमने। इसको बोलते हैं कंपोजिट रिलेशनशिप, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात? अब बैंक अकाउंट के साथ ऐसा कौन सा रिलेशन होगा जो स्ट्रॉन्ग ना हो? जैसे कि हमने अभी बात करी थी कंपनी और उसका क्लाइंट। मुझे ये बताया, अगर मेरे पास एक कंपनी है तो कंपनी का एक इंजन होगा, मतलब क्लास, उस क्लास से कंपनियां बन रही है। एक कंपनी आपने बनाई, एक कंपनी मैंने बनाई, क्लास से बनाई ना भाई। तो अगर मैं कंपनी बोल रहा हूँ तो मैं कंपनी की क्लास की बात कर रहा हूँ या कंपनी के क्लास के इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ? इंस्टेंस की। इसका मतलब होगा किसी क्लाइंट ने कोई प्रोजेक्ट पकड़ा, कोई भी प्रोजेक्ट, तो जो क्लाइंट था वो क्लाइंट की क्लास से बना था, उसका इंस्टेंस था या क्लाइंट की क्लास थी? वो एक क्लाइंट ने मार्केट में प्रोजेक्ट पकड़ा, तो जो क्लाइंट है वो क्लास है या क्लास का इंस्टेंस है? कितने लोग कह रहे हैं क्लाइंट ने अगर मार्केट से प्रोजेक्ट पकड़ा, जो क्लाइंट है वो क्लास का इंस्टेंस है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं, वो क्लाइंट जो है खुद एक क्लास है? क्यों? क्योंकि क्लाइंट की पर्सनैलिटी की बात हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। क्लाइंट की अगर एब्स्ट्रैक्शन की बात हो रही होती, उसकी क्रिएशन, हम बोलते हैं क्लाइंट दुनिया में होते हैं क्लाइंट्स, और कोई भी क्लाइंट जो फ्यूचर में बनेगा, सही है, तो हम क्लास बोल रहे हैं। अगर हम क्लाइंट के डायरेक्ट नाम लेके बात करें तो मतलब हॉस्टल बन चुका है, समझ रहे? अगर सपोज करें अब बैंक अकाउंट की शुरुआत में कौन सा ऐसा रिलेशन होगा जो स्ट्रॉन्ग ना हो? मैंने अभी अगेन बताया बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है।
मतलब कॉमनली बैंक मेरे पास है, उस बैंक की बात हो रही है, कुछ चीज़ों की बात हो रही है। तो बैंक अकाउंट में आपके पास क्या ऐसी चीज़ है कि बैंक खत्म हो जाए तो आपकी वो चीज़ रहेगी? डिपॉजिट बैलेंस थोड़ा बैंक खत्म होने का बैलेंस बचेगा? हिस्ट्री सर। क्या बताया? कार्ड है वो हिस्ट्री। अच्छा जवाब दिया, सही है। इन्होंने कहा बैंक की प्रॉपर्टी, जहाँ बैंक एग्जिस्ट करता है। क्लास प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं? बैंक का प्लॉट लिखते हैं सर। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। ऐसी बात समझ में आई और ना समझ नहीं आई? सर क्लास का सी कैपिटल है। अरे भाई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, एड्रेस कर लेना उसको। अब मुझे ये बताएं, ये जो प्रॉपर्टी है, जो भी ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट बैंक अकाउंट के साथ बनेगा या बैंक अकाउंट के बाहर बनेगा? पहले तो ये बताएं, क्यों? कॉन्सेप्चुअली जरूरत हमें क्या है? प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट मतलब प्रॉपर्टी, हमें पता ऑब्जेक्ट रियल चीज होती है, क्लास रियल नहीं होती। क्लास में मतलब उसका नक्शा है, ऑब्जेक्ट रियल चीज होती है। प्रॉपर्टी मतलब एग्जिस्ट करती है, जाहिर है। तो वो प्रॉपर्टी के लिए जरूरी था कि दुनिया में बैंक अकाउंट होते? बाहर होगा ना। तो उसका मतलब हम चाहकर भी, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एड्रेस, तो मैं चाहकर भी यहाँ पर रियल एस्टेट को कॉल नहीं कर सकता। अगर मैंने करा तो किसी कॉन्सेप्ट से ये बात सही नहीं है। कर सकते हैं, मतलब कौन मना करेगा मुझे? क्या ये बात किसी कॉन्सेप्ट से समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना? ये क्या अजीब सी कहानी करती मैंने यहाँ? सही बात है, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो होगा क्या? होगा एक्चुअली में ये कि यहाँ पर हमारे पास एक एड्रेस होगा और यहाँ पर एड्रेस होगा। इस बैंक अकाउंट की क्लास को कोई कॉल करेगा, जैसे कि हमने कहा, कौन कॉल करेगा? अब हमने यूजर तो यहाँ बन चुका है, नहीं अभी तो स्टेंस बनाना है ना बैंक अकाउंट का। हम कह रहे हैं बैंक अकाउंट का स्टेंस जो बनाना है, नॉर्मली यूजर की जो प्रॉपर्टी है ना, ये कॉलर को देनी चाहिए, हार्ड कोडेड नहीं होनी चाहिए। तो मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर से डेवलपर हटा रहा हूँ ताकि शॉर्ट हो जाए। यूज़र का है, यूज़र में खाली नेम है और रोल को हटा देते हैं। सही है, शॉर्ट कर रहे हैं। एड्रेस हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। सेल्फ लगेगा सर? हाँ वो तो मैं लगा दूंगा, उसका मसला नहीं। कॉन्सेप्चुअली आई मीन हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए ना, वरना बात खराब हो रही है। डिफॉल्ट पे लास्ट कर दें, जब बैलेंस जीरो होना जरूरी है ना, वो भी फिर कॉन्सेप्ट खराब करें। अब सही है, सही है ना? अब इस बैंक अकाउंट को किसी ने कॉल करा, किसने कॉल करा? हमने कहा मीन अकाउंट, इसकी टाइप भी बैंक अकाउंट आ गई, इसको कॉल हो गया। कॉल यहाँ पर हमने कर दिया। कॉल करते हुए क्या क्या भेजना है? यूनेम भेजना है, अमीन भेज दिया। एड्रेस क्या भेजेंगे? एड्रेस की नेम आप पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे? स्टेंस बनाएंगे, बना लें स्टेंस।
और इस इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट किसको पास करेंगे? कहाँ चले गए? इस इंस्टेंस का एड्रेस किसको पास करेंगे? बैंक अकाउंट को। मैंने जूम ज्यादा करा हुआ इसलिए ये ऐसे हो रहा है। इसको मैग्निफिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या पूछना है हमें बैंक अकाउंट के अलावा? बैलेंस लेकिन जरूरी नहीं है, जीरो भी चल जाएगा। और इसको अभी हम हटा भी देता हूँ, काम जब भी चल जाएगा। लेकिन बैलेंस नहीं रखा तो लोग कहेंगे कुछ और ही है, बैंक अकाउंट तो लग नहीं रहा है, तो बैलेंस रख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, तो एड्रेस यहाँ पे मैंने पास करा, ये क्या है एक्चुअली में? क्या है ये इंस्टेंस है ना। अब मुझे ये बताएं, बैंक अकाउंट के पास एड्रेस आया हुआ है, तो क्या बैंक अकाउंट का एड्रेस रिलेशन है? यस या नो? होना चाहिए भाई, होता है ना इस बैंक में, इस ब्रांच में आपका अकाउंट है, होता है ना, तो बैंक अकाउंट का एड्रेस से रिलेशन है। लेकिन अगर बैंक खत्म हो गया, एड्रेस भी खत्म हो जाएगा। अगर हम आ गए तो कुछ नहीं बचेगा। आप आ गए, आपने देखा यहाँ तो एक बैंक था, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग तो रहेगी ना, मैं एड्रेस तो नहीं जा सकता। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ कॉल करने के बजाय जब इसका स्टेंस बना रहे थे वहां पर डायरेक्ट स्टेंस पास करा, क्योंकि हमने कहा बिल्डिंग अलग बनेगी, फिर बिल्डिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कह सकते हैं ये वाला बैंक है और ये वाला बैंक यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आई? रिलेशन बन रहा है, लेकिन ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग नहीं है? स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेशन। रिपीट करें, क्या बोलेंगे? एग्रीगेशन। मतलब बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट बना, फिर बैंक अकाउंट बना, फिर बैंक अकाउंट ने उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करा। लेकिन अगर बैंक अकाउंट खत्म हुआ तो बिल्डिंग खत्म नहीं होगी। सही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसमें हमारे पास रिलेशन बना, लेकिन ये रिलेशन इनहेरिटेंस नहीं है, ये रिलेशन कंपोजिशन नहीं है, ये रिलेशन एग्रीगेशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम बाहर बनाकर ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। जी कोड को भूल जाए, मुझे मेरी तरफ देखें, बात समझना। बात ये ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? एक्चुअल प्रॉपर्टी को। इस बोतल को मैं ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, लेकिन इस बोतल बनाने वाली मशीन को मैं क्लास बोलूँ। तो अगर क्लास है तो क्या ये बोतल एग्जिस्ट करती है? डोंट नो। उसकी रीजन ये है, क्लास का मतलब मशीन। अब मशीन से प्रोडक्ट बनी ना बनी इससे हमें क्या लेना। लेकिन अगर बोतल है तो इसका मतलब ये क्लास का स्टेंस है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गई बात? आपके पास कार है, सही है, कार के अंदर इंजन है, कार डिस्ट्रॉय हुई, इंजन डिस्ट्रॉय होगा? हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं, वो जो ऑब्जेक्ट बना है इंजन का, इंजन हर चीज ऑब्जेक्ट है, इंजन ऑब्जेक्ट है, इंजन बनाने वाली जो मशीन है वो क्लास है, सही है ना? कार जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कार बनाने वाली मशीन क्लास है। समझ गए? तो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट का नाम है इंजन, दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? कार। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यस और नो? कार के ऑब्जेक्ट में इंजन का ऑब्जेक्ट रखा हुआ, दोनों चीजें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, मतलब एग्जिस्ट करती हैं, सही है? अब मुझे ये बताएं, वो जो कार का ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में वो कार रखा हुआ है, वो कार ऐसी रखा हुआ है बाहर रोड कार के अंदर, मतलब पूरी प्रॉपर्टी इसके अंदर रखी है। अगर कार खत्म तो वो प्रॉपर्टी भी खत्म। अगर कोई कार में बैठा हुआ है, कार खराब हो जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बंदे का भी एक्सीडेंट हुआ ना, ऐसा तो नहीं सिर्फ कार का हुआ बंदे का नहीं हुआ। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रखा हुआ तो उसके साथ उसका रिलेशन है, रिलेशन को हम बोल रहे हैं कंपोजिट, मतलब कंपोज हुआ हो, कंपोजिट रिलेशन। लेकिन सपोज करें एक बैंक है, उस बैंक की एक ब्रांच है, हम ये कह रहे हैं ब्रांच जो है वो भी क्या ऑब्जेक्ट है? ब्रांच भी एग्जिस्ट करती है ना फिजिकली, करती है नहीं करती? और बैंक का जो अकाउंट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अब बैंक का अकाउंट जब आपने खुलवाया किसी ब्रांच में, खुला नहीं खुला? ब्रांच मतलब उस ब्रांच का एड्रेस, मतलब वो प्रॉपर्टी जो बनी है, समझिए? अब मुझे बताएं क्या ब्रांच का जो प्रॉपर्टी है उसकी क्लास है या नहीं है? क्लास है ना, क्योंकि बिल्डिंग तो बनी हुई, बिल्डिंग का नक्शा थोड़ी है, बिल्डिंग बनी हुई बिल्डिंग है। तो मतलब बैंक का जो ब्रांच है, जब बैंक की लोकेशन है, जो बिल्डिंग बनी हुई, वो क्या है? क्लास। क्लास है या नहीं है? बैंक अकाउंट आपने खुलवाया, एक बात है बैंक अकाउंट खोलेंगे, एक ही बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तो वो जो खुला हुआ बैंक अकाउंट है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है?
और जो रियल एस्टेट की बिल्डिंग है, मतलब जिसमें बैंक की ब्रांच बनी हुई है, वो बिल्डिंग जो है वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। 2 ऑब्जेक्ट हो गए। अब मुझे बताया आपका बैंक अकाउंट किस ब्रांच में खुला हुआ है? जो कराची की XYZ ब्रांच है, सपोज कर लें शायद फैसल की कोई ब्रांच है। तो मुझे ये बताएं, अगर बैंक का अकाउंट खत्म तो ब्रांच भी खत्म? नो नहीं, अकाउंट खत्म ब्रांच खत्म होगी। ब्रांच दोनों के ऑब्जेक्ट बने हुए, लेकिन रियल एस्टेट बैंक अकाउंट के अंदर नहीं रखा हुआ। मतलब जो बिल्डिंग है बैंक अकाउंट के अंदर, बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट अलग बनाया है किसी ने, बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट अलग बनाया है, लेकिन बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट के पास रिलेशन है उस बिल्डिंग से, क्योंकि आपका अकाउंट उसका उस बैंक में बना हुआ है। तो इस रिलेशन को हम कहाँ पास करेंगे? हम, इसका मतलब है कार के अंदर इंजन रख रहे थे यहाँ पर, क्योंकि कार को इंजन की जरूरत थी। यहाँ पर बैंक अकाउंट को एड्रेस की जरूरत है, लेकिन बैंक अकाउंट के अंदर नहीं है बिल्डिंग, बिल्डिंग बैंक अकाउंट के बाहर है। तो ये भी रिलेशन है, लेकिन ये कौन सा रिलेशन है? एग्रीगेशन। तो हमने ऑब्जेक्ट बाहर बनाया। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, ये मेरा बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट के अंदर ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस एक स्टेंस है, मतलब ये बता रहा है ये बैंक की ब्रांच जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँ तो ये मैं देख सकता हूँ, देखिए रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी और यहाँ पर क्रिएट हुई हुई, मतलब प्रॉपर्टी बाहर बनी, फिर उस प्रॉपर्टी का एड्रेस हमने यहाँ पर इस्तेमाल करा। अब मुझे ये बताएं, दूसरे आने वाले फ्यूचर में बैंक अकाउंट सेम एड्रेस यूज कर सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं? क्या फ्यूचर वाले बैंक अकाउंट को ऑब्जेक्ट दूसरा बनाने की जरूरत है एड्रेस का? दो प्रॉपर्टी थोड़ी बनाएगा, अकाउंट खुलवा रहे हैं, बैंक थोड़ी खरीद रहे हैं, सही है। लेकिन अगर कार के अंदर इंजन है, अगर मैं 2 कारें खरीदूं, कितने ऑब्जेक्ट है इंजन के? 2 ऑब्जेक्ट बने हैं, दोनों में अलग अलग इंजन है। लेकिन अगर मैंने 2 बैंक अकाउंट खुलवाए तो बैंक कितने रखे हुए? एक। बैंक की ब्रांच एक ही है। ये रिलेशन बनता है कौन सा? कंपोजिट और एग्रीगेशन। तो ये हमारा ये टॉपिक भी कवर हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब हमारा टॉपिक है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है? एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक चाइल्ड है, उसके 2 पेरेंट हैं। अब वो चाइल्ड बात करते करते वो ना इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट चाइल्ड है, इसके 2 पेरेंट हैं, तो ये इंटेलिजेंस किससे इनहेरिटेंस हुई है? पेरेंट 1 से, पेरेंट 2 से। ये कैसे पता लगेगा? हाँ हाँ भाई, 2 पेरेंट है, हमें क्या पता? हाँ, एक सवाल का जवाब आता है, हो सकता है दोनों में से एक इंटेलिजेंट हो, तो बाय डिफॉल्ट बात समझ में आ जाए, तो ये सवाल ही नहीं करूंगा मैं। दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों पेरेंट इंटेलिजेंट है। अब चाइल्ड इंटेलिजेंट किसकी वाली इंटेलिजेंट उसमें कॉपी हुई है, ये डिसाइड करेगा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। मतलब ये देखेगा हायरार्की क्या है। जब हम कोई पेरेंट को इनहेरिटेंस करवाते हैं, हमारे पास एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरा क्या होता है? डबल या मल्टी आप बोलते हैं। अब डबल इनहेरिटेंस मतलब 2 पेरेंट, अगर दोनों पेरेंट्स के पास सेम मेथड है तो हमें कैसे पता लगेगा हमारे वाले के पास कौन सा मेथड है? मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर हमें इस बात की क्लैरिटी देता है, जिसका बोलते हैं भाई आप जाओ जाकर वेरिफिकेशन करो, टेस्टिंग करवाओ, देखो जाके, हमें क्या पता। तो मेथड रेजोल्यूशन अपॉर्चुनिटी देगा। अब बनाते हैं आज, यहाँ पर हम आए, कोड लिखा, क्लास, आप लोगों से मुखातिब हूं मैं, आप लोग क्योंकि बातें कर, एक मुखातिब हम ये हो सकते हैं कि कितने लोग इस वक्त एक्टिव हैं, तो आप लोग मुझे यस बोल के जवाब दे देना। क्लास सही है, सब लोग एक्टिव हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करना, मैं एक पेरेंट बना, मैंने क्या लिखा? पेरेंट ए, और ए तक काफी है। और इसमें मैंने क्या कर दिया? पेरेंट ए में एक मेथड बनाना पड़ेगा, डेफ रन काफी है ना?
ये क्या है? अब हमारा टाइम नहीं है वरना हम एक्टिविटी कर लेते हैं। मैंने ये क्या कहा? ए इंस्टेंस, या हम बोल सकते हैं ए ऑब्जेक्ट। सही इंस्टेंस है वैसे ये। क्या करना? ऑब्जेक्ट डॉट रन। ये क्या हुआ? अब सही है, ठीक है। कौन सी क्लास कॉल करिए? ए की। ए के बाद रन का मेथड है, रन चल गया। बी की क्लास कॉल करें, बी के बाद रन का मेथड है, बी चल गया। सही है। ये क्या हटा दूं? अच्छा हाँ, प्रिंट और नन आ रहा है ना उसकी वजह से। मेरे माइंड में तो मैंने ऊपर रिटर्न करा है, ठीक है। ए और बी, यहाँ कोई किसी को कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगी अगर बी क्लेम करे ए मेरा पेरेंट है? तो मुझे ये बताएं, ये तो ए में रन चला, ये किसका चला? बी का चला, ए का चला? ए का। कितने लोग कह रहे हैं ए में जो रन चला वो ए का चला है? बी में जो रन चला वो किसका चला? ए का चला, बी का चला? बी का चला। आपको कैसे पता? आपको साफ नजर आ रही है हायरार्की, तो आपको मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है। साफ से नजर आ रहा है। हमें क्या जरूरत? जब किसी का एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, हमें पता चाइल्ड के पास भी ये पावर है, पेरेंट के पास ये पावर है, लेकिन चाइल्ड को हमने देखा इसने खुद ही पढ़ाई करी है, तो हमें खुद इस बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पर एक और बना रहा हूँ सी। सी को मैंने हायरार्की बना दिया, बी को इनहेरिटेंस कर लिया, और यहाँ पे क्या कर दिया? सी। और यहाँ पर हमने आगे क्या करा? किसको रन करा? सी को। सी, सी और सी। अभी सी में जो रन चलेगा किसका चलेगा? सी का अपना चलेगा, सी का अपना चलेगा। चल गया, समझ में आई बात? कोई मसला नहीं है। सपोज करें सी के बाद रन होता ही नहीं, किसका चलेगा? बी। बी का चलेगा। किसके पास चला? बी का चला। ए के पास ए का, बी के पास बी का, और सी के पास बी का। प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी कि जब सपोज करें ए बी का चाइल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं लगा दिया ए कॉमा बी। अब इसके दो पेरेंट हैं, दोनों के पास कोई ना कोई सेम पावर है, और चाइल्ड के पास पावर नहीं है। अब मुझे ये बताएं किससे इनहेरिटेंस करें? हैंड रेस करें ए वाले। कितने लोग कहते हैं ये बी से इनहेरिटेंस करेगा? बी वाले हैंड रेस करें। ऐसे चला। अब हमें कैसे पता लगेगा इसका मेथड एसोसिएशन ऑर्डर क्या है? क्या करें हम? जो पहले ऑर्डर होगा किसको पर चलाएंगे? हमारो सी पे, ऑब्जेक्ट पे, क्लास पे। क्या करूंगा मैं? सी डॉट एम आर ओ। एम आर ओ में क्या आएगा? पाइथन में डिस्प्ले भी तो चल जाता था। हाँ, क्या चला? पहले सी चला, फिर ए चला, फिर बी चला, फिर ऑब्जेक्ट आया। तो इसका मतलब ये राइट टू लेफ्ट जाता है। लेफ्ट टू राइट जाता तो बात खराब हो जाती। कैसे? लेफ्ट टू राइट। आपकी बात मान लेते हैं। कितने लोग कह रहे हैं लेफ्ट टू राइट? प्लीज हैंड रेस। कितने लोग कह रहे हैं राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है? कौन सा समझना? मैं लेफ्ट पर हूं, आगे बढ़ा, किसी ने मुझे बताया ए, मैंने कहा ए। थोड़ा सा आगे बढ़ा, किसी ने बताया बी, मैंने कहा बी। आगे बढ़ा, किसी ने बताया सी, मैंने कहा सी। कौन सा काउंट होगा? सी। आखिरी वाला। आखिरी वाला काउंट होगा। यस। अगर आपकी बात मान लेंगे लेफ्ट टू राइट चला है, तो पहले था सी। सी के पास तो रन था ही नहीं, उसके बाद कौन चला? ए। ए के पास बी रन है, तो अभी तो चल रहा है ना, उसको रोकेंगे थोड़ी। उसके बाद क्या चला? बी के पास रन है या नहीं है?
है बी के बाद भी रन, फिर आगे कहानी खत्म हो गई। रन कौन सा बचा आखिर वाला? बी वाला। प्रिंट क्या हुआ हमारे पास? तो उसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट नहीं चला, कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया ना, लेफ्ट टू राइट चला ये। आप मुझे बताएं, आपने एक कदम रखा, आपको लाइट नजर आई, दूसरा कदम रखा, आपको ग्रीन लाइट नजर आई, तीसरा कदम रखा, आपको येलो लाइट नजर आई। मैं कहूंगा आपसे कौन सी लाइट नजर आई? आप लास्ट वाली बताएंगे ना मुझे। तो जब सी चला तो सी के पास तो रन है ही नहीं, बी चला, ए चला, ए के बाद रन है, लेकिन उसके बाद जब बी चला तो बी के पास भी तो रन है, तो आखिरी वाला काउंट हो गया, उसके बाद बात खत्म हो गई। कॉमन सेंस है। तो अगर लेफ्ट टू राइट चला तो इसको क्या होना चाहिए था? बी होना चाहिए था। ये ए है, इसका मतलब क्या चला है? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट चला है। समझ रहे हैं? एक कॉन्सेप्चुअली मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से बाहर आते हैं तो आप मुझे कैसे साबित करेंगे कि ये प्रिंट होना चाहिए? आपकी लॉजिक के अकॉर्डिंग तभी प्रिंट होना चाहिए। सीक्वेंस। उसको ब्रेकर कहाँ लगा हुआ है? देखें, स्टॉप जो होता है ना, तो स्टॉप होता है हमारा कंट्रोल फ्लो, उसके बाद ऑप्शन होता है इसको रोकना, इसको नहीं रोकना। क्या मेरे पास नई टेस्ट में कोई कंट्रोल फ्लो है? तो कैसे है? अच्छा, हमारी क्लास अगर आप लोग 9:50 इस वक्त हो रहे हैं, 10 मिनट है, अगर आप लोग चाहें मैं रैपिड फायर कुछ टॉपिक्स आप लोगों को रिपीट कराने, क्योंकि अगले हफ्ते आपका वाइवा है, हर हाल में वाइवा है, तो कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। क्लास 10 मिनट हम अगर लेट करना चाहें। डिसएग्री कौन कर रहा है? ठीक है। मेथड रिलेशन ऑर्डर कितने लोगों को बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मुझे नहीं मालूम। डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा आसान अल्फाज है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आप कॉन्सेप्ट समझे, एक रियल वर्ल्ड में जाते हैं, इसको हटा देते हैं। आप गए किसी कोकोनट वाटर पीने के लिए, शॉप पे गए, कोकोनट होता है इसके पास, उसने उसको तोड़ा, स्ट्रॉ लगाई, आपको दे दिया, आपने पी लिया। बात समझ में आई? प्रोडक्ट क्या थी? कोकोनट। बायर ने क्या खरीदा? कोकोनट, उसको मिला भी वही। प्रोडक्ट का बायर और जो प्रोडक्ट ऑर्डर करी वही प्रोडक्ट उसके हाथ में। बीच में कुछ चेंजिंग हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा। सपोज करें कि दुकान वाला बोलता है कि मैं अपने कस्टमर्स को ग्लास में डाल के थोड़ा सा अच्छा सा करके टिश्यू वगैरह लगाकर, स्ट्रॉ लगाकर, फूल लगाकर दूँ। आप जाकर उसको ऑर्डर क्या करेंगे? आप उसको बोलेंगे ग्लास, फूल, ये सब बोलेंगे, आप बोलेंगे कोकोनट। प्रोडक्ट क्या बनती है कोकोनट की? जो कोकोनट वो आपको हाथ में देता है, लेकिन वो आपको क्या दे रहा है? ग्लास। आपने ग्लास मांगा था उससे, लेकिन वो आपको क्या दे रहा है? आपने क्या मांगा था? यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आता है? अब कॉन्सेप्ट उसकी दुकान का समझना, उसकी दुकान पे क्या प्रोसेस चल रहा है। आपने उसको कोकोनट देखा, आपने कहा कोकोनट मुझे दो, आपने उस कोकोनट को कॉल करा, कहता क्लास, लेकिन उसने उस कोकोनट के पीछे क्या लगाया हुआ अपने पास? दुकान वाले को बताया हुआ, जो वहाँ पर एम्प्लॉय बैठा हुआ, जैसे को कोकोनट मांगे ये किसके पास जाए? ग्लास में डालो और ये सारा काम करो, फिर आगे दो। कस्टमर ने ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट नहीं करी, लेकिन हमारे पास ये लॉजिक लगी हुई है कोकोनट के ऊपर कि जैसे कोई कोकोनट कॉल करेगा, वो क्या होगी लॉजिक? पहले जाकर तैयार होगी अच्छे से अंदाज में और उसको दे दूंगा। ठीक है, तो आपने दुकानदार से जाके क्या कॉल करा? कोकोनट कॉल करा, ग्लास कॉल करा? कोकोनट। लेकिन कोकोनट ने किसको कॉल करा? ग्लास को। ये आपको टेंशन नहीं है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। कोकोनट ने किसको कॉल करा? मुझे क्या लेना, उसका मसला। उसने गिलास धोया, क्या करा क्या नहीं करा, किस तरीके से उसमें कोकोनट ऐड करा, किस तरीके से, उसका मसला। मुझे तो कोकोनट चाहिए। उसने गिलास में कोकोनट डाला और आपको डिलीवरी प्रोवाइड कर दी। एक्चुअली में आपने मांगा कौन सा वाला फंक्शन कॉल करा था? आपने कोकोनट का, लेकिन एक्चुअली में कौन सा फंक्शन का रिजल्ट आपको मिल रहा है? जो ग्लास का था। इसको बोलते हैं डेकोरेटर। डेकोरेटर में आप फंक्शन कोई और सा कॉल करते हैं, बिहाइंड द सीन कोई और सा कॉल होकर आपको मिलता है। तो जो आप डेकोरेटर में होता क्या है, आप जिस फंक्शन को कॉल करने का बोलते हैं वो फंक्शन आप कॉल नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप लॉजिकली देखें तो आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं,
लेकिन एक्चुअली में अगर आप दुकानदार की नज़र से देखें, वो फंक्शन ग्लास वाला बंदा कॉल कर रहा है और आप जो है वो ग्लास वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आप कहेंगे मैंने तो ग्लास का फंक्शन कॉल नहीं करा, क्योंकि दुकानदार ने लॉजिक बनाई हुई है कि जैसे कोई कोकोनट को कॉल करे तो कोकोनट वो कॉल नहीं करेगा, कोकोनट ये कॉल करेगा और जो ग्लास का आउटपुट है वो हमें देना है। तो आपने ग्लास का कॉल नहीं करा, लेकिन आउटपुट आपको ग्लास का मिल रहा है। आपने कॉल कोकोनट करा, लेकिन कोकोनट का आउटपुट किसको मिल रहा है? ग्लास का। तो आपने कॉल करा कोकोनट, कोकोनट का आउटपुट ग्लास को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, आउटपुट कहीं और जा रहा है, और जिसको आउटपुट मिल रहा है वो आपको अपना आउटपुट दे रहा है। ये है डेकोरेटर, सही है। अब इस डेकोरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये डेकोरेटर का टॉपिक ना आपको अगले 2 साल में समझ नहीं आना अगर आपने नहीं समझा। हो गया ना, हमें क्या पता ग्लास वाला है, हमने तो ग्लास का रिटर्न मांगा ही नहीं, हमें ग्लास का रिटर्न मिल रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं है, ना हमें पता करने की जरूरत। अगर आपने डेकोरेटर सही से नहीं पढ़ा अभी, आपको अगले 2 साल तक डेकोरेटर समझ नहीं आना। मैं इस टॉपिक डेकोरेटर के टॉपिक पे मैं खुद 3 साल परेशान रहा था, मुझे समझ ही नहीं आता था। मैंने गूगल यूट्यूब की सारी वीडियोस देख ली, सब देख लिया, और मैं कुछ 20 बार इस टॉपिक को पढ़ चुका हूँ। फिर जाकर ये टॉपिक मुझे जब समझ में आया, जब मैंने खुद से कोडिंग स्टार्ट करी किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके बगैर मुझे समझ नहीं आया। अब कॉन्सेप्चुअली हमें क्या देखना है, हम यहाँ पर आते हैं, इसको बोलते हैं या एक मेरे पास है टाइम कम है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं करता। ये देखें, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? से हेलो। से हेलो को हम बोलते हैं, हमने क्या कोकोनट करा? कोकोनट, ठीक है। बदले में हमें क्या मिला? ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कॉल करा? कोकोनट कॉल करा, चल गया, कोकोनट वाटर आ गया, जो कॉल करा वो डायरेक्ट आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? दुकानदार ने कहा भाई ये तो मज़ा नहीं आ रहा, हमें कुछ डेकोरेशन अप्लाई करनी है। दुकानदार ने एक अपना बंदा बिठाया, उसने कहा तुम्हारे पास जो पैरामीटर में आएगा वो कोकोनट का फंक्शन पूरा आएगा, मतलब कोकोनट का फंक्शन आएगा ना। बंदे को बता दिया कोकोनट का फंक्शन, ये यूज़र क्या कर रहा है? ये भी तो यही कॉल कर रहा है। पर आपने क्या करना है? आपने उसके ऊपर एक और फंक्शन लगाना, उस फंक्शन में आपने क्या करना है? प्रीपेयर ग्लास, उसके बाद कोकोनट वाटर कॉल करना है। कोकोनट कॉल करने वाला को कोकोनट को तोड़ के पानी निकालना या किसी को देना, तोड़ने को बोलना है उसको फंक्शन कॉल। तो जाहिर सी बात है फंक्शन कॉल यही कर रहा है ना, पैरामीटर में इसने जो भी फंक्शन लिया उसको कॉल कर दिया। हम कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं इसने पैरामीटर में क्या लिया है? कोकोनट का लिया हुआ, जाहिर है और क्या करेगा, और तो कुछ है भी नहीं रखा हुआ। हमने क्या करा? प्रीपेयर ग्लास के बाद क्या ऐड कर दी? थोड़ा सा वाटर ऐड कर दी। ग्लास तो हो गया ना, प्रीपेयर ग्लास करा, उसके बाद वाटर डाला ना उसमें, कुछ और लेके आ जाते ना, कुछ अच्छी चीज। हम बोलते हैं उसमें फ्लावर लगा दिया, सही है? नहीं, फ्लावर लगाएंगे ना, हाँ बस हमारी मर्जी, हमारा फंक्शन है, सही है। और उसको रिटर्न कर दिया। अब मुझे पता मैं ये कोकोनट कॉल करूंगा, क्या मेरे पास कोकोनट आएगा या ग्लास ग्लास सब चीज़ आएंगी? कोकोनट। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि एक्चुअली में तुम इसके पास जाओ, ये तुम्हारे पे कुछ वर्किंग करेगा, और जो वर्किंग करेगा उसको वो खुद ही उसका काम है। इसको हम बोलते हैं डेकोरेटर। यहाँ पे मैं एट लगाऊंगा, इसका यहाँ से नाम उठाऊंगा, नाम भी हम यहाँ पे रख लेते हैं प्रीपेयर ग्लास, और यहाँ पर इसको पास कर देंगे और इसको चला देंगे। यहाँ पर क्या हुआ? प्रीपेयर ग्लास, कोकोनट वाटर, ऐड फ्लावर। मुझे पता है मेरा फंक्शन को गौर से देखें, ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ इसमें? ऐसा कुछ हो रहा है इसमें? ये है एब्स्ट्रैक्शन। मैंने ऊपर क्या लगा दिया है? डेकोरेटर। ये डेकोरेटर इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, मैं नहीं कॉल कर रहा। देखा जाए तो मैं कर रहा हूँ बताया, लेकिन एक्चुअली में कौन कर रहा है? डेकोरेटर कर रहा है, और मुझे जो रिटर्न मिल रहा है डेकोरेटर का रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि मेरा अगर फंक्शन कॉल होगा तो सिर्फ कोकोनट वाटर आना चाहिए। यहाँ पर प्रीपेयर ग्लास और ऐड फ्लावर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला रैपर वाला फंक्शन का रिटर्न आ रहा है। अब मैंने तो ये कॉल नहीं करा, मैंने तो सिंपल ये कॉल करा। एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गई?
कि आपने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पीछे क्या हो रहा है, आपने बस ये डेकोरेटर लगाना है। आपको बस ये पता है कोई भी आगे बोले मुझे कोकोनट वाटर चाहिए, आप डेकोरेटर लगाओ, वो ग्लास में होकर आ जाए। एब्स्ट्रैक्शन है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को ये वाली डेकोरेटर वाली बात समझ आ गई? जबरदस्त। ये मैंने कॉल करा ना, फंक्शन जा चुका है, ये कॉल हो रहा है, ये एक्चुअली में कॉल हो रहा है, ये फंक्शन इसके बाद जा चुका है। जब मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगा ना तो एक्चुअली में ये रैपर कॉल हो रहा है, मैं कर रहा अपना हो रैपर रहा है। अभी इस डेफिनेशन में नहीं जाओ वरना लोग भूल जाएंगे जिनको मालूम। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये डेकोरेटर का टॉपिक है, इसको कॉल करते हैं। सारी बात समझ आ गई हमें, आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये समझ खत्म कहाँ पर है? ठीक है, कॉलेबल अभी हमारा टॉपिक नहीं है। कॉलेबल का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लास में हमने इनिट लगाते हैं, इसी तरह क्लास में ना कॉल भी लगता है। इसका सिर्फ एक्चुअल छोटा सा सीक्वेंस है। छोटी सी सीक्वेंस ये है कि आप इसको ऐसे कॉमनली समझें कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे बताया ऑब्जेक्ट कॉल होता है कभी? नहीं। ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट एक्सेस होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट कॉल हो तो आप अपनी क्लास में कॉल को यूज करें, जैसे इनिट यूज करें इसी तरह कॉल यूज करें। इसका सिर्फ कॉमन यूज केस क्या होता है? इसका कॉमन यूज केस यही है, किसी चीज को यूटिलिटी बना देना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को यूटिलिटी बना देना। फंक्शन है ना, यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी मतलब कोई काम करके और रिटर्न में दे दिया। इवन पाइथन में जो फंक्शन होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे फंक्शन कहाँ से ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट तो कॉल नहीं होता, तो फंक्शन तो कॉल होता है। पाइथन में फंक्शन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉल होता है? नहीं होता। फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है? एक्चुअली पाइथन में फंक्शन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट एक क्लास से बन के आता है। तो जो फंक्शन वाला ऑब्जेक्ट जिस क्लास से बन के आया उस क्लास में ये कॉल लगा हुआ, तो अगर आप अपनी क्लास में ये कॉल लगा दें तो आपका ऑब्जेक्ट कॉल हो सकता है। मिक्स नहीं करना है, क्लास कॉल हो रही है उसको हम कॉलिंग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंसिएशन। क्लास से जो ऑब्जेक्ट बना है उसको हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, डायरेक्ट डॉट डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। अगर आपको क्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट कॉलेबल चाहिए तो आप कॉल यूज करते हैं। तो नॉर्मली जो आपका डेफ के साथ फंक्शन बनता है वो कॉलेबल होता है। तो कॉलेबल का वर्ड इसकी नहीं यूज होता है। कभी आप किसी को कंफ्यूज नहीं करना, क्लास में कॉल कर रहा हूँ वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर उसको ये बात मालूम है कॉलेबल मतलब क्या कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट को कॉल करने का मेथड बनाने का हम कॉलेबल बोलते हैं। कॉलेबल उसकी डेटा टाइप है, कॉल उसका मैजिक फंक्शन है। फंक्शन की क्लास में लगा हुआ ये टॉपिक है कॉन्सेप्चुअली था, जिसका आपको फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, पढ़ लेना, वाइवा में काम आ जाएगा। ये रहा नहीं, ये कॉलेबल मेरी क्लास है, माई क्लास एक्स्ट्रा लगा दी, क्या जरूरत थी इसकी? कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन लगा दिया। ये क्या हुआ? ये कॉल हुआ, इंस्टेंस बनाए, इंस्टेंस बनाए। नॉर्मली ये ऑब्जेक्ट जो बना है इंस्टेंस से, ये कभी कॉल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये भी कॉल हो रहा है। और रिटर्न में क्या आ रहा है? आई एम कॉलेबल, इसका मतलब ये कॉल हो रहा है। तो बस ये कॉन्सेप्ट है। हम आगे आते हैं, मॉड्यूल्स पैकेज। अभी जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ ना, इस टॉपिक अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गए और किसी ने आपको बोल लिया पाइथन का कोड लिख के दिखाओ और आपको ये टॉपिक नहीं आता, तो यकीन माने वो आपकी बात को मानेगा ही नहीं कि आप 4 मिनट पाइथन पढ़ लो। मान ही नहीं सकता वो कहेगा आप मुझे बेवकूफ़ बना रहा, आप यूट्यूब की कोई वीडियो देख के सवाल के जवाब दे दो। इसकी रीज़न कॉन्सेप्ट समझना। आपको किसी ने टास्क दिया कि आप ना अच्छे पाइथन डेवलपर हो, आपने कहा मैं तो बड़ा ज़बरदस्त पाइथन डेवलपर हूँ, इतना कुछ आता है मुझे। उसने कहा मुझे थोड़ा सा कोड करके दिखाओ, एक काम करो प्लस माइनस कर दो, सिर्फ एडिशन का फंक्शन लिख के दिखाओ। लेकिन एक्चुअली में मुझे आपका कोडिंग देखनी है। एडिशन तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक्चुअली में क्या देखनी है? आपकी कोडिंग देखनी है। ये टॉपिक मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट कोई भी टॉपिक नहीं होगा आपका पाइथन की ज़िंदगी में। अब यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर में मैं कहीं पे जाता हूँ, मुझे जाहिर है मुझे काम दिया, अब कोशिश कर कॉन्सेप्ट समझे। मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, मुझे एडिशन का फंक्शन लिखने को बताया, बदले में ये क्या है मुझे आपको कोडिंग करने का तरीका देखना है। ये नहीं सिर्फ आपने ऐड लिख के दिखा दिया वो ऐसे लिखता है, वैसे तो पेपर में लिख के दिखा देना, ऐसे नहीं, मतलब मुझे सच में लिख के दिखाना है। मैंने यहाँ पे बनाया क्लास, आज की हमारी कौन सी क्लास है? ट्यूसडे।
इसमें हम गए, यहाँ पर VS कोड ओपन करा मैंने। पाइथन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप लोगों के पास नहीं है तो प्लीज़ कर लेना। यहाँ पर मैंने फाइल बनाई, किस नाम से फाइल बनेगी? app.py या main.py। app.py, लेकिन मैं तो थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी दिखाना चाहता हूँ, मैं तो नहीं बनाऊंगा app.py, मैं बनाऊंगा एक कैलकुलेटर की फाइल, कैलकुलेटर का फोल्डर। उस कैलकुलेटर के फोल्डर में मैं क्या बनाऊंगा? init.py, और इसके अंदर फिर मैं बनाऊंगा अपना कौन सा? addition.py, और यहाँ पर मैं addition.py में क्या बनाऊंगा? मैं डेफ ऐड का फंक्शन कॉल हुआ, इसमें एक कॉमा y गया, और ये क्या हो गया रिटर्न में? x प्लस y। ये हो गया मेरा काम, ठीक है। और इनिट में मैं आगे क्या करूंगा? मैं कहूंगा क्या? अच्छा व्यापार बन गया। अब इनिट में मुझे आगे क्या काम करना है? इनिट में आगे फ्रॉम 8 नहीं, क्योंकि ये जो इनिट मैंने लिखा है, ये इनिट किसी भी फोल्डर को एज अ पैकेज बना देता है। तो पैकेज में पैकेज का पूरा नाम आएगा कॉलर कैलकुलेटर डॉट एड, सही है, क्योंकि ये पैकेज है। पैकेज का नाम तो कैलकुलेटर है, उसके अंदर जो है ऐड के नाम से फाइल बनी है, और हमने उसके अंदर का फंक्शन भी बना लिया ऐड। अभी फाइल और फंक्शन का नाम सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने यहाँ पे क्या करा? ऑल, इसको क्या भेज दिया? ऐड। ये मैंने क्यों करा? फ्यूचर में अगर कोई मेरे पास आए तो वो सिर्फ बोले कैलकुलेटर से ऐड लाकर दे दो, उसको ये ना करना पड़े कैलकुलेटर डॉट ऐड। उसको क्या पता, वो तो बोला कैलकुलेटर एडिशन का फंक्शन दो। अब वो बेचारा अगर इतनी सारी लाइन लिखे मसला हो जाएगा ना। तो कोई भी आगे कैलकुलेटर बोले तो फ्यूचर वाला ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिखेगा, कमेंट करके बता रहा हूँ, ऐसे लिखेगा, उसको अलग से फाइल कॉल करने की जरूरत नहीं। ये मैंने इसीलिए क्या बनाया? डिफॉल्ट वेरिएबल के साथ ऐड दे दिया। अब हम फ्यूचर वाले बंदे बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं एज अच्छा कोडर एक टेस्ट फाइल लिखूंगा, मैं लिखूंगा टेस्ट अंडरस्कोर कैलकुलेटर। मैं क्या करूंगा? यहां पर भी एक इनिट की फाइल बनाऊंगा, बना ली मैंने, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं फिलहाल, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बनाना जरूरी है। पहले मेरे पास ऐड.py थी, इस बार मैं बनाऊंगा टेस्ट ऐड.py, क्योंकि मैं कह रहा हूं उसी फाइल को टेस्ट करना है। एज इट इज फंक्शन को कॉपी करूंगा, टेस्ट में लाऊंगा, पेस्ट करूंगा, लेकिन साथ में काम और करना है। क्या करना है? फ्रॉम कैलकुलेटर। इस बार कैलकुलेटर के साथ डॉट लगाने की जरूरत है नहीं। इस ऐड को यूज कर लिया हमने, ऐसा यूज नहीं होगा। हमने कहा टेस्ट ऐड, और इस टेस्ट ऐड में क्या आएगा? इस टेस्ट ऐड में कीवर्ड यूज होता है, उसका नाम है क्या? एसेट। क्या नाम है? एसेट। मैंने लगा एसेट, मैंने कहा ऐड को कॉल करो, जो भी इस टेस्ट डॉट ऐड में आया उसको पास करो। एसेट क्या करेगा? एसेट एक्चुअली में ट्रू फॉल्स चेक करेगा। वो ये कहेगा कि क्योंकि ये एडिशन का फंक्शन है, तो जो भी एक्स वाई एडिशन के पास जा रहा है एक्चुअली में उसको प्लस करके देना चाहिए, यही बात है। तो जो भी एडिशन का फंक्शन है, तो उसमें अगर मैंने यहाँ पर सपोज करें, अभी मैं एक्स कॉमा वाई भी हटा देता हूँ आप लोगों के कहने पे, ताकि आप लोग परेशान ना हो, 2,3 कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? मैं कह रहा हूँ मैं 2,3 एडिशन को भेज रहा हूँ, जवाब पे 5 आना चाहिए। इसको बोलते हैं टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस का मतलब होता है इनपुट भी पता है, और मैथमेटिक्स में हम लेंथ प्रूफ करते थे, उसमें हमें इनपुट भी पता होता था, आउटपुट भी पता होता था। सिर्फ हम ये देखते थे जिससे काम करवा रहे हैं वो उसका दिमाग सही है या नहीं है, एल्गोरिथम सही है या नहीं है। एल्गोरिथम टेस्ट करने के लिए मैंने कोई मशीन बनाई, उस मशीन का जो काम है वो काम कर रही है नहीं कर रही, इसके लिए आउटपुट और इनपुट पता होना चाहिए। आपने जो गाड़ी खरीदी, आपने उसको 200 की स्पीड पे भगा कर देखा है सच में 200 की स्पीड पे भाग रही है नहीं भाग रही, आउटपुट भी पता है, इनपुट भी, इंजन की टेस्टिंग हो रही है, सही है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर मैं इनपुट भी पता आउटपुट भी पता, सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ क्या ये एडिशन सही है, आउटपुट भेज रहा है नहीं भेज रहा। मैं इसको ज़्यादा लगा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ एसेट, यहाँ पे मैं 0 0 भेज देता हूँ,
और 0 0 पर मैं क्या करूँगा, आउटपुट क्या क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। -2 भी -2 भेज देते हैं, क्या आना चाहिए आउटपुट, -4 आना चाहिए। अब इस टेस्ट को कॉल कौन करेगा, हमारे पास एक टूल इंस्टॉल होता है जिस तरह हम पाइटेस्ट, यहां पर मैं आया, जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में npm इंस्टॉल करते थे, इसी तरह हमारे पाइथन में क्या होता है, पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट, इसको मैं एंटर करूंगा, टूल इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा तरीका जो सही तरीका है, क्योंकि भाई इंटरव्यू में बैठे हुए ना, कोई गलत काम नहीं करना, रिक्वायरमेंट .txt, इसके अंदर क्या रख दिया, जो भी स्टोर करना है पाइटेस्ट। हम यहाँ पर आएंगे कमांड लाइन पे, हम क्या चलाए थे, पिप स्टॉल पाइटेस्ट इंटर, इससे क्या हो जाएगा, पाइटेस्ट स्टॉल हो जाएगा। लेकिन एक से ज़्यादा पैकेज होते क्या होगा, अगर ये कोड उठा के मैंने आपको दिया तो मुझे आपको बताना पड़ेगा ये कमांड चला लो, वरना चीज़ नहीं चलेगी। बात सही है। हमने क्या करा, हमने requirement.txt की फाइल लिख दी, जिसे हम package.json की रखते थे, उसमें टूल का नाम लिख दिया। अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है पाइटेस्ट इंस्टॉल करना, डेवलपर को पता है requirement.txt में जो उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने की शॉर्ट कमांड है pip install -r requirement.txt। requirement.txt में एक चीज़ है, 2 है, 10 है, 5 है, 20 है, सब इंस्टॉल हो जाएगा। समझ गए, इंटर करा, पाइटेस्ट इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में इंस्टॉल है तो उसको मैं ब्रेक कर दूंगा बीच में, ऑलरेडी आता है। करना क्या है, आपने सिर्फ लिखना है पाइटेस्ट और क्या करना है, इंटर। क्या हुआ, सिर्फ पाइटेस्ट इंटर करा, फाइल का नाम नहीं बताया, फंक्शन का नाम नहीं बताया। पाइटेस्ट का ये मैजिक है कि वो खुद ही जाएगा मेरे प्रोजेक्ट में और ढूंढेगा कहां पर कौन सी फाइल है जो स्टार्ट हो रही है किससे, test_ से, उसके बाद चले जाओ, या आखिर में अंडरस्कोर टेस्ट के शुरू में, फिर उसमें भी जाकर कौन सा फंक्शन है जो स्टार्ट हो रहा है किससे, test_ इससे, उसने जाकर उसको चलाया और सब ट्रू आ गया। सपोज करें मैं एडिशन में आया, प्लस के बजाय माइनस कर लिया, इसका मतलब एल्गोरिथम में खराबी है। टेस्ट तो सही लिखा हुआ ना, 2 और 3 गए, 5 आएंगे, 0 0 गए, 0 आएगा, -2 गया, -4 आएगा। पाइटेस्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, पाइटेस्ट क्या फेल हो गया, उसने कहा भाई ये -1 आना चाहिए, 2 3 क्यों आना, कॉन्सेप्ट समझे। ये है एक्चुअल तरीका, अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाए तो आपने ऐसे कोड लिखना है, ये सही तरीका है। आप अब मुझसे ये वादा करें, कभी भी कोई भी पाइथन की कोडिंग करेंगे, पाइटेस्ट लिखेंगे, यस, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट, हर चीज को टेस्ट करना। अगर कोई चीज खराब हुई फौरन आ जाएगा ये चीज खराब है, सही है। देखें कितनी सारी चीजें टेस्ट हो गई, 0 0 -2 अब हमारा कोड कितना साफ है, कोड में प्रिंट भी नहीं लिखे हुए। अगर नॉर्मली मैं आपसे करा था 6 प्रिंट लिखते, कितनी क्या क्या करते, कितना साफ सुथरा कोड है, 2 लाइन का कोड यहाँ लिखा हुआ और 2 लाइन का कोड यहाँ लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, लेकिन लॉजिकल साफ सुथरा कोड लिखा हुआ। हम अपनी नोटबुक में आके क्विक रिव्यू कर लेते हैं, हम अभी कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक, ये वाले टॉपिक है, देख रहे हैं, ये आगे बढ़ा, बढ़ते रहे और खत्म हो गया। अब आपने घर से क्या पढ़ना है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। घर से आपने ये पढ़ना है मेटा क्लासेस, सिंगलटन, फैक्ट्री। बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आसान अल्फाज में कि मेटा क्लास आप बिल्कुल ही अगर आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि क्लास का जो बिहेवियर होता है ना, जैसे कि आप इंसान है, आपका जो बिहेवियर है, नॉर्मली आप किसी, ये मशीन है, मशीन किसी क्लास से क्रिएट होकर आई है, तो अगर उस क्लास का डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज करना है तो मेरे पास मेटा क्लास है। आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, अगर आप मार्केट में डेवलपर बनेंगे आपको बहुत इस्तेमाल करने को मिलेगा। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का मतलब क्या है कि एक इंस्टेंस है और नहीं, एक क्लास है, उसका इंस्टेंस नहीं बन सकता, सही है। क्लास है, उसका इंस्टेंस नहीं बनेगा। इंस्टेंस क्रिएशन को हमें ब्लॉक करना, रोकना है कि उसकी रीजन एक तो बनेगा ना, बाकी इंस्टेंस क्रिएशन नहीं होंगे ना। इंस्टेंस क्रिएशन को हमें रोकना है, एक तो बनेगा, जाहिर सी बात है, उसके बगैर क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्लास ही नहीं है ना, फायदा क्या। एक तो बन जाएगा, लेकिन उसके इंस्टेंस क्रिएशन को रोकना। कॉन्सेप्ट समझे, सीईओ की क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, एक से ज्यादा बन सकता है, नहीं बनना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बनेगा, सिंगलटन। मुझे डेटाबेस की कॉलिंग करनी है,
मैं क्या करूंगा, सिंगलटन क्लास। मुझे कोई मैनेजर को बोलना है कि भाई आपके पास जो डेटा है मुझे दे दो, सिंगलटन क्लास। आगे बढ़ना, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में क्या होता है हमारे पास, फैक्ट्री पैटर्न हो गया ना कि एक बंदे ने एक चीज बनाई, दूसरे के बाद पास हो गए, दूसरे ने बनाई, तीसरे के बाद पास हो गए। फैक्ट्री पैटर्न जो होता है, जो चीजें असेंबल हो रही होती हैं, सही है। फैक्ट्री पैटर्न में हमारे पास क्या होता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको आप ऐसे बिल्कुल आसान जबान में हम समझ लें, लूज कपलिंग। इसका अगर हम एक छोटा सा यहाँ पर कोड पे देख लेते हैं, जी हाँ, आप लोगों ने अभी टॉपिक पढ़ा था स्ट्रॉन्ग रिलेशन वाला, कंपोजिट। उस कंपोजिट में हम इस तरीके से कॉल कर रहे थे, क्या ये कंपोजिट है? कंपोजिट में तो ऐसे कॉल हो रहा था, क्लास के अंदर डेटा के तौर पे क्लास कॉल हो रही थी, कंपोजिट में हो रही थी। कितने लोग एग्री करते हैं कंपोजिट में हो रही थी, मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन ये कंपोजिट नहीं है। नहीं, रिटर्न हो उसके मसला नहीं है। कंपोजिट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एफएस लगा हुआ है। कंपोजिट में स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, एफएस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन में बोलूंगा डॉग के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन। इफ ने डॉग को पास ही नहीं कराया, कैसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, डॉग तो आया नहीं, वो तो कैट के पास चली गया, सही है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है कंपोजिट था, लेकिन उसी कंपोजिट को अगर हम इफ एल्स में यूज करें, वो क्या हो गया, हमारे पास फैक्ट्री मेथड हो गया। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कॉमन कॉन्सेप्ट क्या था, हमारे पास एक आसान एग्जांपल मेरे माइंड में ये बन रही थी कि आपके पास एक क्लास है और इसकी एक एग्जांपल बहुत शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ये कार फैक्ट्री, सॉरी, जो फैक्ट्री सेल्फ है ना, वो आप उस केस में फैक्ट्री पैटर्न यूज करते हो। उसकी रीजन है, रीजन क्या है कि फैक्ट्री में दो कारें बनती हैं, एसयूवी बनती है, सेडान बनती है, सही है। दो कारें बनती हैं, सेडान की अलग क्लास है, एसयूवी की अलग क्लास है। अब अगर आप फैक्ट्री को भी क्लास बना दोगे तो परेशानी हो जाएगी, तो फैक्ट्री क्लास को हर जगह नई टेस्ट करना पड़ेगा। तो उस नई टेस्ट से बचने के लिए डिजाइन पैटर्न फॉलो होता है। इसमें ये होता है जब आपको जो मॉडल कॉल करना है उसकी क्लास को आप डायरेक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिलेशन के साथ कॉल करना है। तो एक्चुअली ये कंपोजिट हो रहा है, लेकिन सच में ये कंपोजिट की डेफिनेशन पे नहीं आ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है बेस्ड ऑन सिचुएशन, बेस्ड ऑन इफेक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्ट्री मेथड। तो या सुडान हो तो सुडान आ गई, एसयूवी हो तो एसयूवी आ गई, मतलब फैक्ट्री है, या तो ये चल रही है या तो ये चल रही है, इफेक्ट लग गया। तो अभी तक के हमारे पास ये टॉपिक है, और यहाँ पर और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड, मेटा क्लास की हमारी हो गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ एडवांस टॉपिक हैं जिसमें आपके पास एरर हैंडलिंग बताई हुई है, एक्सप्लेनेशन बताई हुई है एरर की, यूनिट टेस्ट कर चुके हम, ठीक है। यूनिट टेस्ट दो तरीके से बताया हमने, एक तरीका करा है, और क्या बचा है इसमें, सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल। सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल देख लेना, और ये भी एक कॉमन चीज़ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अगर क्लास समझ में आई तो तालियों के साथ क्लास को एंड करें।